गुड इवनिंग। ओके, क्या पढ़ा था अपने लास्ट? हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में 4 टाइप का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, कल अपन ने लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखा था, उसमें पहला हेडिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। यस, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड होता है ना वो। सो इट इज अ लीनियर, it is a linear chain of amino acid, linear chain of amino acid, amino acid, amino acid, तो अमीनो एसिड जो लीनियर चेन बनाते हैं ना उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये वाला एंड, इसको लेफ्ट एंड लिखते हैं अपन, और ये एन एंड होता है इसका, जहां पर एमिनो ग्रुप होता है, इसको अपन राइट एंड लिख रहे हैं, और ये सी ग्रुप होता है या सी एंड होता है, क्योंकि सी डबल ओ माइनस लास्ट में बचता है, तो दोनों में लिख लेना। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। सीधी स्ट्रेट जो चेन होती है अमीनो एसिड की, उसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हो। इसमें केवल एक ही बॉन्ड मिलता है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप लिख सकते हैं ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें 2 एंड है, एक लेफ्ट एंड और एक राइट। एक लेफ्ट की तरफ, एक राइट की तरफ। जो लेफ्ट है वो उसको अपन एन एंड बोलते हैं, क्योंकि वहां पर NH3 प्लस होता है, और इधर COO माइनस होता है, तो इसको सी एंड बोल देते हैं, राइट एंड। तो राइट इज सी, लेफ्ट इज एन। केवल ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और कोई बॉन्ड नहीं। तो केवल एक ही बॉन्ड मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, उसको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑल न्यू फॉर्म्ड प्रोटीन, ऑल न्यू फॉर्म्ड प्रोटीन। तो जितने भी नए बनने वाले प्रोटीन है वो सब प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जो भी राइबोसोम पर बनते हैं। सो ऑल न्यू फॉर्म्ड प्रोटीन ऑन राइबोसोम। तो राइबोसोम ने जो भी नए प्रोटीन बनाए, जो फंक्शनली अभी स्पेसिफाइड नहीं है, जिनके फंक्शंस अभी डिसाइड नहीं हुए हैं कि वो क्या करेंगे, वो सबके सब प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ऑल न्यू फॉर्म्ड प्रोटीन रिप्रेजेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इनमें केवल एक ही बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ऑल न्यू फॉर्म्ड प्रोटीन। ओके, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नहीं बस ठीक है, क्योंकि नए प्रोटीन सब राइबोसोम पे ही बनेंगे। नेक्स्ट लिखना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर में भी ना 2 टाइप होता है। एक अल्फा स्ट्रक्चर होता है इनमें, जिसको अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं अपन, और एक बीटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्फा, ये कुछ अमीनो एसिड की चेन इस तरह की होती है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड और मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक तो यहां मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक जो इनमें नेचुरल पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो। तो यहां 2 बॉन्ड है, और बीटा कुछ इस तरह का होता है कि एक जिगजैग यहां पर है और साथ में एक जिगजैग चेन और है, और ये सब अटैच्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड से।
तो यहां भी 2 बॉन्ड है हाइड्रोजन, और जो नेचुरल बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है वो तो है। तो यहां भी आपको 2 बॉन्ड मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये अल्फा है और उस तरह के स्ट्रक्चर को आप बीटा बोलते हैं। जैसे क्रिएटिन है, जो क्रिएटिन है आपके नेल्स में मिलती है वो प्रोटीन, वो अल्फा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है, और जो सिल्क है वो बीटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। कोलेजन भी बीटा है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक बीटा होता है, इसके तरह नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पर आप लिख सकते हैं सिल्क एंड कोलेजन। कोलेजन भी सेकेंडरी में आता है बीटा में। सो अल्फा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिन और बीटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है सिल्क एंड कोलेजन। कोलेजन एंड सिल्क दोनों के दोनों बीटा स्ट्रक्चर दिखाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? वो एक ही चेन में बन रहा है, ये 2 अलग अलग चेन में बनते हैं। उधर भी बायोमॉलिक्यूल ही चल रहा है। ओके, चले आगे। उसको बंद कर दें क्या? नहीं तो उनकी आवाज आती रहेगी। विंडो को बंद कर देना। वो भी यही बता रहे हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं अब नहीं आई, ठीक है। चलिए, हो गया ये। सेकेंडरी की बात चलते हैं टर्स स्ट्रक्चर के पास। लिखो टर्स स्ट्रक्चर। वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ऑल्सो नॉन एज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होती है जहां अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है काफी। इसमें बहुत सारे बॉन्ड मिलते हैं। अगर बॉन्ड में बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलेगा, आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेगा, आयनिक बॉन्ड मिल जाएगा आपको, एंड एटसेट्रा। वाटर वॉल फोर्स वो सब भी मिल जाते हैं। कहां पर? ग्लोबुलर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। हाँ, वो अल्फा बीटा, वो डिफरेंस वही कि इसमें एक चेन में दोनों बॉन्ड बन जाते हैं और वहां डिफरेंट 2 अलग अलग टाइप की चेन होती है। बीटा ज्यादा स्टेबल है अल्फा के कंपेयरली। डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक आयनिक बॉन्ड भी है, और एटसेट्रा लिख के छोड़ दीजिए, वंडरबॉल फोर्स और वो सब भी होते हैं। मतलब इनमें कौन कौन से बॉन्ड मिल सकते हैं, क्योंकि जब अमीनो एसिड पास पास में जाएंगे तो कोई भी आयन किसी से भी बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा डाइसल्फाइड, आयनिक और ये सब बॉन्ड भी बनने लग जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फोर्थ लास्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जब बहुत सारी टर्सरी स्ट्रक्चर मिल जाती है ना, तब क्वाटरनरी फॉर्म होती है। लाइक एक क्वाटरनरी है, सॉरी टर्सरी है, इस तरह की कुछ टर्सरी स्ट्रक्चर आई और वो सब कनेक्ट हो गई, तब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनती है। तो ये लिख सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बॉन्ड वो सब सिमिलर है टर्सरी वाले। इसमें एग्जाम्पल, अच्छा टर्सरी के एग्जाम्पल आपने नहीं लिखा, इसका एग्जाम्पल लिखना ऑल एंजाइम। ऑल एंजाइम, जितने भी एंजाइम है वो सब टर्सरी स्ट्रक्चर दिखाते हैं।
एंजाइम्स टर्सी स्ट्रक्चर दिखाते हैं, टर्सी में आप एग्जांपल लिख सकते हो एंजाइम, जैसे सेकेंडरी के एग्जांपल लिखा था वैसे टर्सी में सॉरी। और क्वाटरनरी में आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन, इंसुलिन एंड एचबी, एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। कुछ भी हाँ, और ये हीमोग्लोबिन ना कुछ जगह पर ग्लोबिन हिम को अलग अलग कर देंगे, ग्लोबिन बचेगा तो वो टर्सरी में चला जाएगा, क्योंकि ग्लोबिन एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाता है। हिम के साथ जब ये अटैच होता है तो ये हीमोग्लोबिन को हम फोर्थ क्वार्टर स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें बीच में पोरफायरिन रिंग बन जाती है इसलिए। तो कभी ग्लोबिन अकेला पूछे ना तो फिर उसको टर्सरी में लेके जाना, और हीमोग्लोबिन बोले तो फिर उसको क्वाटरनरी में लेके आ जाना, और इंसुलिन भी साथ में रहेगा एक क्वाटरनरी में। ठीक है, तो 4 स्ट्रक्चर है, चारों के एग्जाम्पल्स आप याद रखना। ये आपका प्रोटीन वाला खत्म हुआ। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे बायोमोलिक्यूल जो सबसे ज्यादा मिलता है वो देख लीजिए आप, 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड ले लेते हैं। ये प्रोटीन सबसे ऊपर था जो ऑलमोस्ट 10 to 15% था। अब न्यूक्लिक एसिड ले लेते हैं जो 5 to 7 है। ये हटा दूं मैं, ये लिखिए सबने, ओके। न्यूक्लिक एसिड, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डीएनए से स्पेसिफिकली। न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड ना 2 टाइप के हैं, एक है डीएनए, अनदर इज आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ, अगर ऐसा पूछते हैं तो आंसर हमारा है आरएनए। दुनिया में सबसे पहले कौन आया था? आरएनए, देन ये इवॉल्व होकर डेवलप होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ। अब अलग बात है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड आपको पूछे, फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल, देन आंसर इज डीएनए। तो ये डिस्कवर पहले हुआ था, पर अर्थ पर सबसे पहले आरएनए आया था। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक, यस, फ्रेडरिक मिशर। सो डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर एंड यूज टर्म न्यूक्लिन, तो आप ब्रैकेट में ऐसे ही मिल लो, एंड यूज टर्म न्यूक्लिन। स्टार्ट में इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दिया था, और बाद में पता चला कि न्यूक्लिन एक्चुअल में है कौन? डीएनए है। तो इस तरह ना पहला न्यूक्लिक एसिड जो डिस्कवर हुआ था वो डीएनए हुआ था, और उस समय उसको डीएनए नहीं बोला था, बाद में जैक कैरिस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए बोला था। स्टार्ट में डीएनए को न्यूक्लिन ही बोला था। यस, सो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर एंड यूज्ड टर्म न्यूक्लिन, और एक्चुअल में न्यूक्लिन है कौन? न्यूक्लिन डीएनए है, न्यूक्लिन इज डीएनए। अल्टमैन ने टर्म दिया था, ये न्यूक्लिक एसिड टर्म जो है ना वो अल्टमैन ने यूज किया था, वो सब नहीं लिखना अपन को। मतलब इन्होंने जो टर्म यूज किया, जो भी देखा इन्होंने, उसको न्यूक्लिन टर्म दिया था, बाद में उसको जैक कैरिस ने डीएनए बोल दिया था। नहीं वो सब नहीं, वो सब बाद में टाइम के साथ आ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना लिखो कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशन एंड यूज्ड टर्म न्यूक्लिन, एंड न्यूक्लिन वाज डीएनए। तो पहला डीएनए डिस्कवर हुआ था, लेकिन अर्थ पर सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल आया था वो आरएनए था, राइट? ओके, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है? तो न्यूक्लिक एसिड इज अ होमोपॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड इज अ होमोपॉलीमर, होमो मतलब एक ही तरह की यूनिट होती है, होमोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एक पॉलीमर बनता है, उस पॉलीमर को आप बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जैसे लाइक अपन ये न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया, यहां बना देता हूं, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और एक चेन बना रहे हैं, इस चेन को फिर आप न्यूक्लिक एसिड बोलोगे। और न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होते हैं जिन बॉन्ड से, उनको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो बन रहा है इसको आप न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये सब न्यूक्लियोटाइड है। ये भी बना लीजिए आप। न्यूक्लिक एसिड इज अ होमोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड भी लिखना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, ये बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
जैसे पेप्टाइड बॉन्ड मिलता है 2 अमीनो एसिड्स के बीच में, वैसे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड मिलता है ना उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लो, ठीक रहेगा। रहने दो यार, उससे मत परेशान। ओके चले आगे। अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड को बोलूं तो एक न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिशन ऑफ फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर, एक 5 कार्बन की शुगर होगी यहां पर, और N2 बेस होंगे। ये जब तीनों टेस्ट होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। लाइक आप कोई भी एक शुगर बना लें 5 कार्बन की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th कार्बन। इस 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच होता है और ये फर्स्ट कार्बन जो है उसके साथ N2 बेस अटैच्ड होता है। N2 बेस, राइट। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर नहीं, फॉस्फोएस्टर। फॉस्फोएस्टर जब दो हो जाएंगे दो डाई एस्टर हो जाएगा, और इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऐसे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अच्छा, अगर मैं केवल जब एक के नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा तब वो दो बॉन्ड बना लेते हैं, उसको फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं। वो मैं अभी डीएनए बनाऊंगा तब बता दूंगा। ओके, अगर मैं फॉस्फेट हटा दूं और केवल पेंटोस शुगर के साथ N2 बेस को अटैच कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं अपन। न्यूक्लियोसाइड मतलब फॉस्फेट हटा दोगे तो वो टाइड बन जाएगा। ठीक है, ये भी लिख लीजिए आप। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और N2 बेस, तीन चीजें होती है। बॉन्ड का नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड फॉस्फेट और शुगर के बीच में मिलता है और कौन सा N2 बेस और शुगर के बीच में मिलता है। ये बॉन्ड के नाम आ सकते हैं। बॉन्ड पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फाउंड बिटवीन N2 बेस एंड शुगर, तो शुगर और N2 बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आंसर पेंटोस शुगर, कोई भी हो सकती है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और ये। तो आप इधर आ जाओ। ये तो नहीं सोच के पढ़ा रहे कि ये सब ये सीख कर लिए वो सब आता अरे नहीं नहीं, ये बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। ऐसा अगर सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। नहीं नहीं, मैंने कल से सोचना बंद कर दिया, तो अभी ठीक है। ओके, ये सोचना ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट। हाँ वो लिख दिया ना आपने, पेंटोस शुगर के लिए आपने बनाई है सॉरी, न्यूक्लियोसाइड लिखा है। या उसमें जब फॉस्फेट नहीं होगा तो न्यूक्लियोसाइड, अगर फॉस्फेट ऐड कर दूंगा तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। तो टाइड को अगर साइड में कन्वर्ट करना है तो फॉस्फेट हटा दो, सिर्फ ये दोनों होंगे तो इनको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। फॉस्फेट और जोड़ दो, ये न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। चले आगे। ओके, अब जैसे N2 बेस क्या है, तो N2 बेस दो टाइप के होते हैं, वन इज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है ना उसमें 2 रिंग होती है, एक होती है 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन की और एक होता है 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन की। 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन, इसके पास एक ही रिंग होती है 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन। यहां प्यूरिन में दो आते हैं हमारे पास, ए एडेनिन एंड जी ग्वानिन, इट्स कॉल्ड एडेनिन एंड ग्वानिन।
यहां हमारे पास 3 होते हैं, एक होता है C, एक होता है U एंड T। C इज साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, सिर्फ स्ट्रक्चर समझने के लिए, ताकि आप कभी ऑप्शन में आए तो आइडेंटिफाई कर पाए, पर मुझे नहीं लगता कि आएगा। सिर्फ एक बार की ऐसा देख लें हम। एक रिंग ऐसी होती है 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की, साथ में एक रिंग और होती है जो 1 2 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की होती है, राइट। और अगर आप एक ही बात कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहां पर NH2 मिलेगा, और अगर आप G की बात कर रहे हैं तो ये हमारे कोई काम की नहीं है, बस ऐसा है कि हाँ देखा है, ठीक है। बहुत कम चांस है इस तरह के कोई क्वेश्चन आए। इसमें आपको यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ NH2 मिलेगा। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 दोनों तो G होता है, अकेला NH2 दिख रहा है तो A। पर इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस कम ही है, इतने लेवल पे नहीं आएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा कि अपने को आया था। C में देखें तो एक ही रिंग है, ऐसे 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की, और यहाँ आपको NH2 मिल जाएगा, NH2, और ये ऑक्सीजन। अगर मैं U बनाऊं तो यहां मैं U बना रहा हूं, इसको देख के डरना नहीं है, बनाना नहीं। और ये O और ये, इसको हम U बोलता हूं, और U को ना U से ही T डेवलप हुआ था। ये सब क्यों बता रहा हूं, सिर्फ मुझे एक लाइन लिखानी है इसलिए। यहां पर भी O है, यहां पर भी O है, और यहां CH3 है। देखो U और T में डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, बाकी और कोई मतलब नहीं है उनका। पहले ना अर्थ पर U आया था, लेकिन जब U के अंदर एक CH3 मिथाइल ग्रुप और ऐड हुआ तो ये T में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि RNA से DNA बना था। तो U जब T में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर कौन अटैच हो जाता है, CH3। तो इसलिए ना T का एक नाम आता है 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। बस इसके लिए मैं लिखा रहा हूं कि कहीं पर अगर 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल लिखा है ना तो इसका मतलब T होता है, क्योंकि T U से ही डेवलप हुआ था बाद में। तो स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, बस ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखना। तो मैं T के सामने ना इसका नाम लिख रहा हूं, ये लिख लेना, बाकी स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। मिथाइलेटेड यूरेसिल लिख लीजिए। N2 बेस 2 टाइप के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में 2 रिंग होती है, पिरिमिडीन में एक ही रिंग होती है। अगर इसमें क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? कैसे क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग N2 बेस नॉट फाउंड इन RNA, तो हमें फिर लिखना पड़ेगा T। वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे जब पढ़ना है तो ये G ये C सब पता होना चाहिए हमें, नहीं तो बाद में पता चलेगा ये A कौन है, C कौन है, इसलिए बने। तो तुमने डिग्री की थी क्या? डिग्री का मैं रिकॉर्डिंग कर दी ये संस्थान ऐसी है। 100 साल हो गए मैं संस्थान आया, इसने डिग्री दी मुझे। फिर भी यही हालत है यूं। सबसे पुरानी संस्थान। क्या लिखा हुआ सर? 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल, ये लिखा हुआ, इस तरफ भी लिखा हुआ 5 मिथाइलेटेड यूरेसिल। T का ही नाम है वो, क्योंकि T U से ही डेवलप हुआ था। हालत सर इनकी ऐसी है, मैं बस बोल रहा हूँ। हाँ मतलब, हाँ वैसे नहीं, वैसे सबकी ग्रेजुएशन ऐसे ही होती है। हाँ ये बात सही है थोड़ा बहुत से लोगों की होता है, क्योंकि ये एक साल ही आती है शायद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। कब आता है ये वाला टॉपिक? हाँ उसके बाद वो भी कॉलेज में पढ़ता कौन है, तो लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा देखा पर चलेगा, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए। अभी तुम ये लड़ रहे हो कि कौन सी ईयर में था दोनों में होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, मैं समझ गया था, मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है। सो N2 बेस 2 टाइप के, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में A और G आता है, पिरिमिडीन में 3 C U एंड T। T बाद में डेवलप हुआ था U से ही।
नहीं कुछ नहीं, ये सब सर ये 4 कार्बन ये वाले, हाँ इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्यूरिन में बस ये याद रखो, प्यूरिन में 2 रिंग होती है और पिरिमिडिन में 1 रिंग। हाँ एक ही होती है, ये देखो ना सामने एक बनी हुई है, सी के सामने, यू के सामने भी एक है, टी भी एक है, ये सब एक रिंग है। और वहां देखो 2 रिंग है, 1 2 1 2। मैं इसमें स्टेबिलिटी भी समझाना चाह रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ कि रहने दो अब इसको। हाँ मतलब सुन लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। देखो क्या होता है कि यू है ना, ये लेस स्टेबल था क्योंकि ये आरएनए में था। तो एक्चुअल में आरएनए डीएनए क्यों बना? क्योंकि जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म आए थे ना, उनका जेनेटिक मेटेरियल आरएनए था, और आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। और जो अनस्टेबल होता है बहुत जल्दी चेंज होता है। जैसे कोविड वायरस का जेनेटिक मेटेरियल आरएनए, तो वो बहुत जल्दी वेरिएंट बना रहा है अपने। प्रॉब्लम क्या है कि जो जितना जल्दी चेंज होता है वो न्यूट्रलाइज भी उतना जल्दी होता है। जैसे बीच में डेल्टा वेरिएंट आया, उसने तबाही मचाई और फिर वो अभी न्यूट्रलाइज हो गया। तो कोई भी जो डेवलप ऑर्गेनिज्म बनना चाह रहा था एवोल्यूशन के टाइम में, उसको ये जेनेटिक मटेरियल पसंद नहीं था, तो उसने आरएनए को डेवलप किया डीएनए में। तो कैसे डेवलप किया कि आरएनए में जो शुगर थी वो राइबो शुगर थी। तो राइबो शुगर ज्यादा एक्टिव क्यों है कि उसमें सेकंड कार्बन पर एक OH एक्स्ट्रा होता है। तो जब सेकंड कार्बन से मैंने OH को रिमूव किया तो वो डीऑक्सीराइबो शुगर बन गई। तो उससे क्या होगा कि रिएक्टिविटी कम होगी। जब रिएक्टिविटी कम होती है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो रीजन। दूसरा, यू के अंदर जब मैं CH3 ऐड करता हूं ना, तो CH3 यहाँ आई इफेक्ट दिखाता है। ये एम इफेक्ट आई इफेक्ट केमिस्ट्री में आते हैं। तो ये आई इफेक्ट दिखाकर इस रिंग की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अगर मैं यू और टी को कंपेयर करूं ना, तो टी ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू यू। तो प्रेजेंस ऑफ टी एंड प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबो शुगर, इन दोनों की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। ये मैं ऐसे नहीं करके मैं थ्योरी में लिखवा दूंगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम थ्योरी से कंप्लीट कर ले। तो मैं वो पॉइंट लिखवा दूंगा अभी जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा। अभी तो इसको छोड़ दीजिए यहाँ इस लेवल पे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास हमने N2 बेस पढ़े, और N2 बेस हमारे पास 2 टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में हमारे पास 2 आते हैं और पिरिमिडिन में हमारे पास 3 आते हैं। ये सब कोई काम के नहीं। तो अभी जो भी बोला, जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी सोचो कि कुछ नहीं बोला। तो अभी तो केवल ये ध्यान रखना कि प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 N2 बेस है। अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड हो गया, तो अब अपन डीएनए पे जा सकते हैं। ओके, डीएनए। डीएनए मींस डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? ये भी पॉलीमर है। इट इज अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का नाम है जो आपको डीएनए के अंदर मिलता है, याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ऐसे 1000 न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। इसमें क्या होता है? एक तो फॉस्फेट होता है और पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का नाम अब आपको लिखना पड़ेगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और साथ में N2 बेस। N2 बेस कौन हो सकता है? N2 बेस में भी A, G, T या C। आपको U नहीं मिलेगा क्योंकि हम डीएनए पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में U नहीं होना चाहिए। AGTC में से कोई भी N2 बेस हो सकता है। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच्ड होने रहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से और एक चेन बना लेंगे। फाइव डैश टू 3 डैश, और एक और चेन बनेगा इसका पैरेलल। थ्री डैश टू 5 डैश। ये बॉन्ड है फॉस्फो डाई एस्टर, और ये न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड के पास, अगर इसके पास AN2 बेस है तो इसके पास T होगा। G उसके जस्ट सामने C होता है। A है, T है, अगर T है देन A, C है तो G। इस तरह के बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में। मैं सिर्फ अभी रफली लिख रहा हूं। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और GOC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर पूछे कि किसके बीच में मिलते हैं, तो आंसर क्या होगा? बिटवीन 2 स्ट्रैंड एंड N2 बेस, दोनों सही है। बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए
ये भी आप आंसर दे सकते हैं, और बिटवीन एन टू बेस ये भी आप आंसर दे सकते हैं। एन टू बेस के बीच में या दोनों स्टैंड के बीच में बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, प्यूरिन ग्रुप है, फिर बाद में पिरिमिडीन होना चाहिए, उसके डायमीटर को मेंटेन करता है। वो तो अभी रफली लिखा है अपन, इसीलिए तो मैंने कहा कि रफली लिख रहा हूं मैं भी। ये तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं ये सब। बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मतलब क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां होता है, तो आप लिख सकते हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि एन टू बेस के बीच में। दोनों आंसर सही है। चलिए आगे। तो आप लिख लीजिए डीएनए हैव टू स्ट्रैंड, डीएनए हैव टू स्ट्रैंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक के पास ए है तो एक के पास टी होगा, तो हम इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो डीएनए हैव टू स्ट्रैंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट है, 5' to 3' है तो एक 3' to 5'। एंटी पैरेलल एंड कॉइल ऑन ईच अदर, वैसे स्ट्रेट नहीं होती जैसी आपको दिख रही थी, कॉइल ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर कॉइल होती है। तो ये तीन टर्म मैंने लिखा है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है वो जुड़ी हुई है, एक के पास ए है तो दूसरे के पास टी होगा। एंटी पैरेलल का मतलब है एक 5' to 3' है और एक 3' to 5' है, और कॉइल ऑन ईच अदर क्योंकि वो एक दूसरे पर कॉइल फॉर्म में रहती है। तो डीएनए एक्चुअल में इस तरह का होता है, एक होता है 5' to 3' और 3' to 5'। और डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड और ये सामने वाला न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक पेयर बना लेते हैं। जैसे इसके पास ए है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा टी से और एक पेयर बन जाएगा। ऐसे डीएनए में 1000 ऑफ पेयर होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड पेयर मिलेंगे आपको, और ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में। ओके, अगर आप वन हेलिक्स के लिए बात करेंगे, वन हेलिक्स ये पूरा एक हेलिक्स है जिसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर से एक हेलिक्स बनता है यहां पर, और इसकी लेंथ होती है वन हेलिक्स की 3.4 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉन, ये इसकी लेंथ होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड पेयर क्या हुआ अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूंगा तो यस 3.4 एंगस्ट्रॉन, और नैनोमीटर में लिखूंगा तो 0.34 नैनोमीटर। तो दो का बीच में डिस्टेंस है, इसलिए 10 का लेंथ इस तरह हुआ। ऑप्शन नैनोमीटर में भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉन में भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आंसर देंगे। ओके, अगर डायमीटर पूछे, डायमीटर का मतलब होता है इस चेन से इस स्टैंड से उस स्टैंड की डिस्टेंस। तो डायमीटर डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ऊपर अगर 20 है तो हर जगह 20 होगा, ऐसा नहीं कि सर ये डिस्टेंस तो ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, ये दिख रहा है लेकिन कम है नहीं। एक्चुअल में वो 3D में जब वो टर्न हो रहा है तो हमें छोटा दिखाई दे रहा है, बट दोनों स्टैंड एक दूसरे से
एक इक्वल एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहती है, तो ये वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है टॉप टू बॉटम 20 एंगस्ट्रॉन ही रहता है ये। एक होता है बैकबोन ऑफ डीएनए, कि डीएनए की बैकबोन कौन बनाता है। बैकबोन का मतलब होता है ये जो लाइन जा रही है ना, इसको बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन में N2 बेस नहीं आता, फॉस्फेट प्लस शुगर, N2 बेस को हटा दो तो ये दोनों बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें N2 बेस नहीं है, N2 बेस बीच में हो जाता है। और हेलिक्स की लेंथ हमें पता होना चाहिए, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर से मिलकर बनता है, तो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन होता है। जीन की लोकेशन क्या होती है वो बाद में पढ़ेंगे, जब मैं जीन पढ़ाऊंगा तब। साइड में लिख लो, बैकबोन ऑफ डीएनए किससे बनता है, तो ये साइड में लिख लेना, बैकबोन ऑफ डीएनए मेड बाय PO4 प्लस शुगर। इसमें N2 बेस नहीं आएगा, N2 बेस को हटा दो, बाकी दोनों मिलकर बैकबोन बना लेते हैं। वो अलग चीज है, वो तो बोन से रिलेटेड है। हमारे यहाँ क्या है, बोन मैरो कुछ स्पेसिफिक सेल से बनती है, जो बोन के अंदर कैविटी होती है वहां पर होता है। डीएनए आरएनए तो हर सेल में मिलता है, तो बोन मैरो भी सेल्स ही है। हमारी बॉडी के हर एक सेल में डीएनए आरएनए, चाहे वो पेड़ की एक सेल हो चाहे हेयर फॉलिकल्स हो, तो बोन मैरो भी क्या सेल्स ही है, जो बोन के अंदर कैविटी में होती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब वही तो बनाती है, तो वहां भी डीएनए आरएनए होता है। चले, अगर आपको डीएनए की लेंथ निकालनी है ना, तो बहुत इजी है। डीएनए लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉन, तो आपको डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। एक फॉर्मूला है, इसके लिख लीजिए साइड में, डीएनए लेंथ इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर इनटू 3.4 एंगस्ट्रॉन, तो इससे आप डीएनए लेंथ निकाल लेंगे। नहीं, आज तक तो कभी नहीं आया, और बहुत सिंपल आ गया तो बहुत सिंपल हो जाएगा ना। तो अगर ऐसा कर दे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को मल्टीप्लाई तो करना है 3.4 एंगस्ट्रॉन से। ओके, टाइप ऑफ डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मतलब दो स्टैंड है लेकिन वो सर्कुलर फॉर्म में, और एक होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, वो कुछ इस तरह का होता है कि डबल स्टैंडर्ड होती है पर इस तरह की लीनियर कंडीशंस होती है। सर्कुलर किस में मिलता है, ऑल प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। लिखो, लेफ्ट साइड में क्या डाटा लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में? ये दो पेयर के बीच में डिस्टेंस है, ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड पेयर है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में लिखोगे तो 0.34 नैनोमीटर, तो दो का डिस्टेंस इतना है, तो 10 का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये दो के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है। ओके, ये भी लिख लेना, सर्कुलर डीएनए किसमें मिलता है, और लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये वाला डीएनए होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है एक बैक्टीरियोफेज में, जिसका नाम है 5x174 बैक्टीरियोफेज। एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, उसमें भी मिलता है, पर ये वेल नॉन है तो इस पी को लिखेंगे अपन, 5x174 बैक्टीरियोफेज, उसका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है।
प्रोकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। कब है प्री पीजी का एग्जाम? डेट थोड़ी आई, 2 जून। हाँ, अभी तो यही है। सिंगल स्टैंडर्ड, एक ही स्टैंड होगी बस, ऐसे डबल स्टैंड नहीं होगी, केवल एक स्टैंड होगा। नहीं, आरएनए अलग चीज है। हाँ, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, और उसको अपन फिर आरएनए नहीं बोल रहे हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें टी है। आरएनए तो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, और डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। पर यहाँ एक्सेप्शन है, इसके अंदर डीएनए ही सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हाँ, इसका नाम है वो 5x174, 5x174, 5 सिंबल है वो 5 का। ओके, कॉइलिंग के बेसिस पे भी डीएनए के टाइप होते हैं, ये तो आप लिख लीजिए, लिख लिया सबने? यस सर। डीएनए को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड, किसको बेस पर सर? ये कॉइलिंग के बेसिस पर, डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग। वैसे तो इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी ध्यान रखना, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड कॉइलिंग पर के बेसिस पर आप 2 टाइप के डीएनए रखते हैं। लेफ्ट हैंड में एक ही है, जेड डीएनए, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर जिगजैग होता है, इसलिए इसको जेड डीएनए बोलते हैं। इसका अगर 1 हेलिक्स होता है तो हमारे एक हेलिक्स से काफी अलग होता है, 45.6 एंगस्ट्रॉम, और इसमें 12 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं, हमारे में 10 होते हैं। यहां राइट हैंडेड ए डीएनए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मिलता है, जैसे हमारे अंदर मिलता है बी डीएनए, काऊ के अंदर ए डीएनए होता है, ऐसे किसी के अंदर सी, किसी के अंदर डी होगा। हमें सिर्फ हमारे डीएनए से मतलब है, तो बी डीएनए को आप याद रखना ह्यूमन डीएनए। जेड डीएनए इंसेक्ट में मिलता है ज्यादातर, पर वो सब नहीं लिखना अपन, तो ये याद रखो कि लेफ्ट हैंडेड जेड होता है, बाकी सब राइट हैंडेड है। सिर्फ टाइप बना दिया है तो इनको, बी डीएनए हमारा डीएनए। हेलिक्स लेंथ पे, जैसे हमारा हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन है, ए का हेलिक्स लेंथ 31 एंगस्ट्रॉन, ये 28 एंगस्ट्रॉन होता है, ये 37 एंगस्ट्रॉन होता है, ऐसे अलग किया है। पर बाकी सब नहीं देखना, सिर्फ ह्यूमन डीएनए याद रखो आप, तो बी डीएनए। और जेड डीएनए के लिए कुछ पूछ ले, इसलिए हमने उसको अलग लिख लिया। सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए और राइट हैंडेड डीएनए। 45.6 एंगस्ट्रॉन, जैसे हमारा 34 एंगस्ट्रॉन होता है ना, वैसे 45.6 एंगस्ट्रॉन। तो कॉइलिंग के बेसिस पे भी डीएनए 2 टाइप का होता है, लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग और राइट हैंडेड कॉइलिंग। ओके, एक एल्केलाइन और एसिडिक मीडियम में डीएनए और आरएनए का बिहेव कैसा होता है? तो अगर मैं एसिडिक मीडियम रखूं, तो एसिडिक मीडियम में डीएनए का क्या होगा और आरएनए का क्या होगा? अगर अपन डीएनए की बात करें, डीएनए में अगर आप 5 to 7 रख रहे हो तो ये स्टेबल रहता है। अगर आप 3 to 5 पीएच रखोगे तो डीप्यूरिनेशन होगा। डीप्यूरिनेशन मतलब डीएनए में जो प्यूरिन एन टू बेस थे वो ब्रेक होके निकलने लगेंगे। और अगर आपने पीएच लेस देन 3 किया, मतलब हाईली एसिडिक, तो फिर ये इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये हाइड्रोलाइसिस कर लेता है, मतलब ब्रेक हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में। तो डीएनए 5 to 7 पीएच में स्टेबल होता है। अगर 3 to 5 करोगे तो डीप्यूरिनेशन होगा, लेस देन 3 में रखोगे तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। आरएनए सेम रिएक्ट करेगा जैसे उसने किया, पर फिर भी ये कंपेयर टू डीएनए ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, तो इट हैव मोर रेजिस्टेंस टू डीएनए। इसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है डीएनए से।
ये तो है एसिडिक मीडियम में। अगर एल्कलाइन मीडियम में रखूं, इस पे एल्कलाइन मीडियम पे क्वेश्चन आया था 3 में 2020 के अंदर कि अगर आप एल्कलाइन पीएच में रखोगे तो डीएनए किस तरह बिहेव करेगा। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रीवियस पेपर में देखोगे तो मिल जाएगा। एल्कलाइन मीडियम में अगर आप डीएनए और आरएनए को रखोगे तो क्या होगा। डीएनए देखो, एल्कलाइन की बात कर रहा हूं तो मैं पहले पीएच 7 to 9 रखूंगा, तो 7 to 9 में तो ये स्टेबल रहता है, इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर पीएच मोर देन 9 किया मैंने, मोर देन 9 का मतलब हो गया हाईली एल्कलाइन कंडीशन, तब इसका डीनेचुरेशन हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएंगे इनके बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएगा। आरएनए कंप्लीटली डीनेचुरेशन इन एल्कलाइन पीएच। कोई भी एल्कलाइन पीएच हो वहां पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप होता है तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा। तो ये कोई भी एल्कलाइन पीएच पे रखोगे आरएनए कंप्लीटली डीनेचुरेशन दिखाएगा, पर वो 7 to 9 नहीं दिखाता, लेकिन 9 से ज्यादा करोगे तो फिर वो भी दिखा देगा। इसमें शायद डीएनए का पूछा था एल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एल्कलाइन में ये स्टेबल ही रहता है, हाईली एल्कलाइन बोले तो फिर डीनेचुरेशन दिखा देना, ठीक है। तो ये एल्कलाइन या एसिडिक का पूछा था, तो आप देखना कोई प्रीवियस पेपर में दिखेगा 20 के आसपास का कोई पेपर था। तो ये दोनों आप लिख लीजिए कि डीएनए और आरएनए कैसा बिहेव करता है एसिडिक मीडियम में और एल्कलाइन मीडियम में। ये पहले एसिडिक मीडियम वाला लिख लीजिए। सेम रिएक्ट, वही रिएक्ट करेगा जो डीएनए ने किया है, पर फिर भी उसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है। क्यों रखेगा ज्यादा रेजिस्टेंस, कोई बता सकता है? क्योंकि देखो इसके पास OH होता है ना, तो ये एक H+ को होल्ड कर सकता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा एसिडिक अगर मीडियम में, ये ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा उससे, क्योंकि आपको पता है आरएनए में राइबो शुगर होती है और उसके पास एक्स्ट्रा OH होता है, तो ये H को होल्ड कर सकता है, मतलब कुछ एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, पर ज्यादा एसिडिक को नहीं कर पाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आरएनए थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है एसिड के अगेंस्ट। सेम रिएक्ट, जैसा उसने रिएक्ट किया वैसे ही है। हाँ वही सेम, पर ये ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाता है, मतलब ज्यादा फाइट करता है उसकी कंपेयरली। ओके चले आगे। अच्छा हाँ, कल का एक वो था, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था उसका। कल अपन ने एक कीप बनाया था, राइट? उनको अलग करने के लिए यहाँ पर आपने रिटेंट लिखा था और यहाँ पर आपने लिखा था फेट सॉल्युबल। वो एक्चुअली फेट सॉल्युबल नहीं, वो एसिड सॉल्युबल है। हाँ वो फेट नहीं था, वो मैंने बाय मिस्टेक लिखा था, तो उसको सही कर लो। ये एसिड इनसॉल्युबल था और ये एसिड सॉल्युबल था, राइट? अब इसमें क्या है कि एसिड जैसे आप लिखोगे ना तो मॉलिक्यूलर वेट का फर्क पड़ेगा। इनसॉल्युबल एक बार देख लो, फिर क्या करना है देख लेना। एक तो इस एसिड को चेंज करना है, 1 मिनट। इसमें आपने लिखा था मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस, और यहां आपने लिखा था न्यूक्लिक एसिड, नहीं यहां लिखा था लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एटसेट्रा, राइट? अब इसमें क्या होता है कि जब आप एसिड इनसॉल्युबल की बात करो ना, फेट के बेसिस पे देखोगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर एसिड लिख रहे हो तो एसिड इनसॉल्युबल का मॉलिक्यूलर वेट हमेशा 800 डाल्टन से क्या होता है, ज्यादा। और जो एसिड सॉल्युबल होते हैं ये एसिड में तभी डिसॉल्व होते हैं जब इनका मॉलिक्यूलर वेट किससे कम हो, 800 से। तो ये जितने भी पॉइंट आपने लिखे थे ना, इन सबको इनका एग्जाम्पल मानो, क्योंकि ये फिर 800 से ज्यादा है। तो उसमें सिर्फ एरो लगाना है आपको, नीचे वाले एग्जाम्पल्स को आप ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 800 है। हाँ मेनी, हाँ कार्बन कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन वही बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वही कार्बन कंपाउंड। तो आप क्या करो, एरो लगा के यहाँ लेके जाओ। अच्छा इसमें एक एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, कोई एक्सेप्शन दिख रहा है? ये जो मैं बता रहा हूँ कि एसिड इनसॉल्युबल में मॉलिक्यूलर वेट 800 से ज्यादा होता है, सॉल्युबल का
मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम होता है। तो ये जितने भी है वो सब एग्जाम्पल इसका है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, लिपिड। कैसे? क्योंकि जो इनसॉल्युबल है ना, उनका मॉलिक्यूलर वेट किससे ज्यादा होना चाहिए? लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्पल किसका है? एसिड इनसॉल्युबल का। वो स्टार लगा के लिख लेना आप कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम होता है, फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल में आता है। तो आप नीचे या कहीं भी लिख लीजिए, लिपिड एक्सेप्शनली पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल, लिपिड एक्सेप्शनली पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल, लिपिड एक्सेप्शनली पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल, पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, जिसको रिटेंट बोला था आपने। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, लिपिड एक्सेप्शनली पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, उसको आपने एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बोला था। ठीक है, ओके। तो फिर इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर मैं एसिड सॉल्युबल के एग्जांपल लिखाऊं तो, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम है। यस, हाँ, मोनोसेकेराइड, अमीनो एसिड्स, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक, वापस आ जाइए अपने टॉपिक पे। इसमें आप, इसके अंदर आप ये लिख सकते हो, अमीनो एसिड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। ये जो था ना, वो सब उसके ऊपर एग्जांपल, ये ऊपर वाले, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 800 से ज्यादा है ना। कल मैंने लिखाया था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 से ज्यादा होता है। तो ये सब उसके एग्जांपल एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि ये हाँ, ये नीचे लिखे, क्योंकि अपन कल फेट की बात कर रहे थे। फेट नहीं, एसिड पे होता है, तो एसिड में फिर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, डीएनए में लास्ट अपन ने ये दोनों रिएक्ट लिखा था। आपने एक लिखा है, एक नहीं लिखा है अभी, दोनों लिख लिए। ये लिखो, एल्केलाइन वाला लिखो। कहां पर? ठीक, मैं तुझे अलग से समझाता हूं, है ना। ये लिख लो अभी आप, एल्केलाइन मीडियम। मेरे पास एक पेपर मैं देख लेता हूं, मेरे पास पुराने पेपर, तुम लोगों के पास प्रीवियस पेपर है क्या? है अभी? ठीक है, तो छोड़ो, बाद में देखना ये कौन से पेपर, कौन से में आया था, 20 या 21 में आया था। ओके, जिनके पास भी पेपर हो 20 या 21 के पेपर में देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो कल बता देना जो भी था। मैं भी एक बार देख लूंगा, मेरे पास भी पड़े हुए हैं, पर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, डीएनए ऑलमोस्ट हो गया। अब अपन आरएनए की बात करेंगे नेक्स्ट टर्न से। हाँ, आराम से। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ा सा तो लग रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें सब पता है, सब आता है, पर वो ठीक है कि बहुत टाइम से नहीं पढ़ा। हाँ, मतलब सुना हुआ, मतलब पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा था? अच्छा, तब से याद है। जेनेटिक। फिर अचानक क्या हुआ?